नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राज टेली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने उप महाद्वीप के बारे में पढ़ा था और लास्ट हिमालय पर्वतमाला की लास्ट भाग जो पूर्वांचल है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो पूर्वांचल के बारे में हमने पढ़ा था, ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है, बलुआ पत्थरों से निर्मित है। और यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? नागा पहाड़ियाँ, नागा पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी सरामती, ये बात की थी। और बाद में हमने बात की थी मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? लुसाई, लुसाई पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन। और नागालैंड और मणिपुर पहाड़ियों के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बराइल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास में आपके पटकाई बॉम भी है, बताया था आपको, पटकाई बॉम अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और बाद में उप महाद्वीप के बारे में बात की थी। उप महाद्वीप वो है जिसे महाद्वीप के अंदर जो अपनी अलग पहचान बनाए उसको उप महाद्वीप कहते हैं। तो भारत की अलग पहचान कैसे है? भारत एशिया की मुख्य भूमि से भारत को हिमालय पर्वतमाला अलग करती है, नीचे से समुद्र अलग करता है, ठीक है। तो भारतीय उप महाद्वीप में देशों के नाम लिखे थे जिसके अंदर 6 देश लिखे थे। चीन है क्या, बताओ? चीन और म्यांमार, ये भारतीय उप महाद्वीप में है क्या? नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो 6 और 7 और 8वां आप लगा लो। बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमने दिखा नहीं था, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी भारतीय उप महाद्वीप में आते हैं, ठीक है। तो आज दोस्तों हिमालय पर्वतमाला के बारे में लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। इस हिमालय पर्वतमाला के बीच में कुछ दर्रे हैं जिससे 2 जगह आपस में जुड़ती है, ठीक है। तो कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में हम बात करेंगे। हिमालय पर्वतमाला में आने वाले जो अपने राज्य है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, तो इनके अंदर कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिनके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से है? ट्रिक से याद कर लो आप। क्या ट्रिक है जम्मू कश्मीर के दर्रों की? बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी कहां पर है? बीकानेर के अंदर, बीजेपी कहाँ पे है? बीकानेर में बीजेपी है ना। तो आप जम्मू कश्मीर के दर्रों की ट्रिक याद रख लेना, बीजेपी बीकानेर, बीजेपी बीकानेर, ठीक है। तो बी से क्या होगा? बुर्जिल, बी से बुर्जिल दर्रा। और जे से क्या होगा? जोजिला, पी से पीर पंजाल। मध्य हिमालय, लघु हिमालय के अंदर जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी है उसको पीर पंजाल कहते हैं ना, तो ये वहां से ही ये दर्रा गुजरता है, पीर पंजाल। और यहाँ पे ये आपके क्या होगा? बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, और बी से आपके क्या है? बनिहाल। और ये के से क्या है? काराकोरम, काराकोरम, ठीक है दोस्तों। तो क्या है? जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे हैं प्रमुख, ऐसे बहुत है लेकिन ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बुर्जिल, जे से जोजिला, पी से पीर पंजाल, उस बी से बनिहाल, और ये काराकोरम, ठीक है। तो बुर्जिल दर्रा कहां से कहां तक है? ये आपके श्रीनगर से पीओके ना, पाक अधिकृत कश्मीर, श्रीनगर से पीओके, ठीक है। और ये श्रीनगर से गिलगित भी है, गिलगित, एक ही बात है दोनों। जोजिला, जोजिला की ट्रिक याद क्या है? जो से जोशीले, क्या है? जोशीले, जो से हमारे सैनिक यहाँ जम्मू कश्मीर में तैनात है वो सभी क्या है? जोशीले हैं। तो जो से
जम्मू कश्मीर से क्या होगा, जो से जम्मू कश्मीर से, शी से शीले, श्रीनगर, श्रीनगर से लेह, ये जम्मू कश्मीर में ही है, राजधानी श्रीनगर। तो जो, शी, ले, जो से क्या हो गया जोजिला, शी से श्रीनगर, से ले। ठीक है। अब अपने पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल, बनिहाल और काराकोरम रह गया। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस बनिहाल को याद रखो, उसको बाद में पहले इसको ध्यान रखो। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा ये जो है कश्मीर का प्रवेश द्वार कहलाता है, कश्मीर का प्रवेश द्वार। ठीक है। और इसके अंदर प्रसिद्ध जवाहर सुरंग भी है, जवाहर सुरंग भी इसमें प्रसिद्ध है। आपको पूछ ले जवाहर सुरंग किस दर्रे के अंदर है, तो आपके बनिहाल दर्रे के अंदर है। पीर पंजाल श्रीनगर से पीओके के अंदर है, श्रीनगर से पीओके। ठीक है। ये जो काराकोरम है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पीर पंजाल के, ये काराकोरम क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है। तो बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम। ठीक है। इसमें ये बनिहाल दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहर सुरंग है इसके अंदर, कश्मीर का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये तो हो गए भाई बीजेपी बीकानेर, बीजेपी बीकानेर जम्मू कश्मीर का है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। हिमाचल लगाओ, अगला कौन सा स्टेट है भाई, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ट्रिक क्या है, रोशिबा। हिमाचल प्रदेश में क्या है, रोशिबा है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, रोशिबा है। इन ट्रिकों को याद करने से एकदम आसानी से आपको पता चल जाएगा कौन सा दर्रा किस स्टेट का है। तो रो से रोहतांग, रोहतांग, रोहतांग तो आपको पता ही है। शी से शिप किला है, शिप किला। और बा से बारालच्छा, बारालच्छा। ठीक है। तो रोहतांग तो इतना ही ध्यान रखो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है। इसके पास से कौन सी नदी निकलती है, रावी नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास से कौन सी नदी निकलती है, रावी नदी। शिप किला, शिप किला आपको जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से तिब्बत, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत। यहां से सतलज नदी निकलती है, कौन सी, सतलज। सतलज नदी भारत के अंदर इस शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है। वैसे वो तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। आपको पूछ ले भारत में सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो शिपकिला, सतलज नदी प्रवेश, पूरा लिख लेना। सतलज नदी भारत में शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। ये बारालाचला है, ये आपके हिमाचल प्रदेश से कश्मीर को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश से कश्मीर को जोड़ता है। यहाँ से चिनाब नदी, चिनाब नदी बहती है इस दर्रे से। इस दर्रे से कौन सी नदी बहती है, चिनाब नदी बहती है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, रोशिबा। हिमाचल प्रदेश में क्या है दोस्तों, रोशिबा। जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी बीकानेर, बीजेपी बीकानेर। हिमाचल प्रदेश में रोशिबा, हिमाचल प्रदेश में क्या है, रोशिबा। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी बीकानेर। तो थर्ड की बात करो आप, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है, नीली माँ है, नीली माँ। उत्तराखंड में कौन सी माँ है, नीली माँ। उत्तराखंड में कौन सी माँ है दोस्तों, बताओ, नीली माँ। ठीक है। तो नी से
नीलिमा। नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख, मां से माना, मां से क्या है माना। तो ये जो नीति माना नीति है, नीति ये आपके उत्तराखंड से तिब्बत, उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ती है। और आपके ये जो लिपुलेख है, लिपुलेख है ये भी आपका क्या है उत्तराखंड से तिब्बत। इसके बारे में थोड़ी बात लिखते हैं, लिपुलेख के बारे में तो थोड़ी जगह चाहिए हमें। लिपुलेख उत्तराखंड से कहाँ है वह दोस्तों बताओ, तिब्बत। लिपुलेख को मानसरोवर का द्वार कहते हैं, मानसरोवर का द्वार। मानसरोवर जाना हो तो इसे मानसरोवर का द्वार कहते हैं। कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत की यात्रा इस दर्रे से होती है, इस दर्रे से होती है, लिपुलेख से। ठीक है, इतनी बात लिपुलेख के बारे में ध्यान रखनी है। और एक ही बात ध्यान रखनी, माना, माना भी कहाँ है उत्तराखंड से तिब्बत, उत्तराखंड से तिब्बत। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में क्या है बीजेपी बीकानेर, हिमाचल प्रदेश में रोशिवा, उत्तराखंड में कौन सी माँ है नीलिमा, उत्तराखंड में कौन सी माँ है नीलिमा। कैलाश पर्वत से यात्रा करनी हो तो लिपुलेख दर्रे के पास जाओ आप, मानसरोवर का द्वार कहते हैं इसको। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में मानसरोवर झील है बताओ, बात की थी ना हमने, कौन सा है लद्दाख। लद्दाख में उसको क्या कहते हैं तिब्बत के अंदर, तिब्बत में लद्दाख श्रेणी को क्या कहते हैं कैलाश पर्वत। उत्तराखंड की बात कर ली, अब आप कौन कौन से कर ली बताओ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अभी है सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम की ट्रिक क्या है दोस्तों, सिक्किम पर हमें क्या है नाज है, हमें सिक्किम पर नाज है ना, अपना राज्य है, हमें उस पर क्या है नाज है। किस पर नाज है, आपको भी है, किस पर सिक्किम पर, सिक्किम पर क्या है हमें नाज है। तो ना से नाथुला, नाथुला, नाथुला दर्रा। ज से जलीपला, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ है भाई, सिक्किम से उत्तराखंड को जोड़ता है, सिक्किम से उत्तराखंड। ठीक है, प्राचीन रेशम मार्ग, रेशम मार्ग यहां से गुजरता था। तो पहले क्या है हमारे, जब इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से क्या है रेशम की क्या है व्यापार होता था। तो रेशम का जो व्यापारी आते थे और रेशम का जो व्यापार जिस रास्ते पर होता था ना, तो वो नाथुला दर्रा से होता था। ठीक है, तो प्राचीन रेशम मार्ग कौन से दर्रे से गुजरता था, नाथुला दर्रा से। ठीक है, कैलाश पर्वत की यात्रा सुगम, मतलब यहाँ से थोड़ा ये दर्रा क्या है थोड़ा आसानी से हम वहां पे पहुंच जाते हैं। तो कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा सुगम, लिख लेना, कैलाश यात्रा इस दर्रे से सुगम तरीके से हो जाती है। ठीक है, ये रास्ता मतलब थोड़ा वहां पे पहुंचने के लिए आसानी से हम वहां पे पहुंच जाते हैं लिपुलेख के कंपैरिजन में। ठीक है, कैलाश यात्रा यहाँ से क्या होती है थोड़ी सुगम हो जाती है, आसानी से हो जाती है। जालीपला, जालीपला के बारे में भी हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, इसको भी सिक्किम से उत्तराखंड, सिक्किम से तिब्बत को जोड़ती है। ये उत्तराखंड लिखा हुआ है, यहाँ पर तिब्बत लिख लेना भाई, ठीक है ना, सिक्किम से तिब्बत है ये।
उत्तराखंड लिख दिया हमने। सिक्किम से तिब्बत, सिक्किम से तिब्बत, दोनों ही दर्रे सिक्किम को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, तो कैलाश पर्वत की यात्रा करनी हो हमें तो कौन से दर्रे से हमें आसानी से हो जाएगी, सुगम तरीके से? लिपुलेख। ठीक है, मानसरोवर का द्वार किसको कहते हैं? लिपुलेख को। ठीक है, प्राचीन रेशम मार्ग नाथुला, और कैलाश यात्रा सुगम तरीके से इस नाथुला दर्रे से होगी। ठीक है, जालिपला सिक्किम से तिब्बत को जोड़ता है। एक अभी अरुणाचल प्रदेश लिख लो। अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं प्रमुखतः? अरुणाचल प्रदेश में भी आपके 4 दर्रे हमें लिखने हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक क्या है? दिफू बाय। दिफू को क्या कर दिया? बाय कर दिया। क्या कर दिया? बाय कर दिया दिफू को। या ये ट्रिक से अच्छा आप ये भी याद रख सकते हो, ये थोड़ा आसानी से हो जाए। दीपा दिया, ये क्या है? दिया पाव। क्या दिया? पाव दिया। दी से क्या है? दिफू दर्रा, दिफू। या से यांग्याप, पा से पांग साड, दिफू यांगसाप बोमडिला, बोमडिला। व से या ब से याद रख ले, क्या है? बोमडिला। अरुणाचल से चीन, अरुणाचल से बॉय। क्या है? बॉय, लड़के को कहते हैं ना बॉय। बॉय तो कहां चला गया? बॉय तो अरुणाचल प्रदेश से चीन चला गया। और ये दीपा क्या है? ये दीपा लड़की, ये लड़की चली गई अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार, अरुणाचल से म्यांमार, अरुणाचल से म्यांमार। तो इस प्रकार से याद कर लेना दोस्तों आप। ठीक है, बा से बाय से आप दिमाग में ले आओ बॉय। क्या है? बॉय तो चला गया चीन। इस लड़की ने बेटे इसको तो अपने दुश्मन देश चीन भेज दिया इसने। इस दीपा ने इस बॉय को तो चीन भेज दिया। और ये दीपा खुद कहाँ चली गई? दीपा खुद कहाँ चली गई? म्यांमार चली गई। दीपा, दी से दिफू, पा से पांगसांड, ये चले गए आपके म्यांमार। और बॉय से बोमडिला, या से यांग्याप, ये कहाँ चले गए? इस बॉय को कहाँ भेज दिया? अरुणाचल प्रदेश से चीन भेज दिया। ठीक है, एक दर्रा आप लिख लो मणिपुर का। मणिपुर का भाई एक ही दर्रा याद रखना है। क्या नाम है? तुज्जू दर्रा। ये आपके मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर से म्यांमार। तुज्जू दर्रा पूछ ले कहाँ है दोस्तों? तुज्जू दर्रा आपके मणिपुर से म्यांमार। ठीक है, तो ये अपना हो गया हिमालय पर्वतमाला के लगभग सारी चीजें हमने इसमें कवर कर लिया। अब देखो दोस्तों, शुरू में मैंने आपको भारत को भौतिक विभाजन के आधार पर 5 भागों में बांटा था। सबसे पहला उत्तरी वाला हिमालय, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा हमने बात की थी भारत के अंदर ठीक है, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को तो हमने कर लिया। अभी हम उत्तरी मैदानी प्रदेश करेंगे, ये गंगा लैंड वाला। ठीक है, तो पहला भाग हमने कवर कर लिया है। अब दूसरा बात कर रहे हैं हम
उत्तरी वृहत मैदान। बाद में तीसरा भाग हमने बांटा था दक्षिणी पठारी प्रदेश, बाद में ये तटवर्ती वाले क्षेत्र, बाद में पांचवा भाग था आपके द्वीपीय समूह। तो भारत को भौतिक आधार पर 5 भागों में बांटा है, उसमें एक हमने पहला भाग हिमालय कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा आप लगाओ उत्तरी मैदानी प्रदेश, दूसरा भाग कर रहे हैं, क्या नाम है? उत्तरी मैदानी प्रदेश। लिखो भाई, ये 7 लाख वर्ग, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। विश्व के सबसे बड़े जलोढ़, विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, ठीक है, जो नदियों द्वारा बहा कर लेके आई जाती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, ये आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है और ये भारत का सबसे नवीन प्रदेश है, ठीक है। भारत का सबसे नवीन प्रदेश, कैसे नवीन प्रदेश बात करेंगे हम, पहले लिखें आप। भारत का सबसे नवीन प्रदेश है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसकी ढाल उत्तर पश्चिम है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। इतनी बात हमें इसके बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उत्तरी मैदानी प्रदेश क्या है दोस्तों? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसके बारे में हमें याद ही करना है। ये तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, विश्व में इससे बड़ा कोई जलोढ़ मैदान नहीं है। जलोढ़ मृदा मैंने आपको बता दी, नदियों द्वारा साथ में जो अवसाद बह कर आते हैं उनके साथ पत्थर भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं और मिट्टी भी आती है ना ऊपर से। तो वो मिट्टी जब समतल भूमि आ जाती है तो वो मिट्टी वहाँ उस समतल क्षेत्र के अंदर जमा हो जाती है, आगे जाने में उसको थोड़ी सहायता नहीं मिलती है, तो यहाँ मैदानों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से इन जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। कौन सा? भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश है ना ये, जिसके अंदर आपके यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये वाला क्षेत्र आता है ना आप, ये विश्व के सबसे बड़े जलोढ़ मैदान है। ये भारत का सबसे नवीन प्रदेश है, ठीक है। मतलब भारत में सबसे प्राचीन प्रदेश आपको पूछ ले, इसके बाद में हम बात करेंगे ना दक्षिणी पठारी प्रदेश, तो वो भारत की भूमि के अंदर सबसे पहले उस भूमि का निर्माण हुआ है। तो भारत के अंदर सबसे प्राचीन भूमि, भारत का सबसे प्राचीन भाग पूछ ले, किसी भी तरीके से पूछ ले, तो भारत का सबसे प्राचीन भाग तो नीचे वाला भारत का दक्षिणी पठारी प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में हिमालय है, हिमालय भी सबसे नवीन, मतलब भारत की भूमि के अंदर हमने ये 5 भागों में विभाजित किया है, उसके अंदर सबसे बाद में है ना, सबसे बाद में इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, इसलिए ये सबसे नवीन प्रदेश है भारत का। क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्रदेश अभी भी बन रहा है, नदियाँ मिट्टियाँ ला रही है, मिट्टी और जमा हो रही है, तो इस प्रदेश का निर्माण अभी भी होता चल रहा है। तो ये क्या है? भारत का सबसे नवीन प्रदेश है, ठीक है ना। भारत का सबसे नवीन प्रदेश पूछ ले तो उत्तरी मैदानी प्रदेश है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये जो जलोढ़ मैदान है यहाँ पर खेती करने में ये मिट्टी बड़ी ही उपजाऊ होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर अपने सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? उत्पादनता पाई जाती है, यहाँ पर फसलें बहुत होती है, ठीक है। तो ये मैदानी, ये मिट्टी फसलों के लिए बहुत उपयोगी है, यहाँ अच्छी फसल होती है, इसलिए जहाँ पर अच्छी फसल होगी वहाँ पर लोग तो ज़्यादा जाएंगे ना। मरुस्थल प्रदेश के अंदर ज़्यादा कोई रहता है क्या? क्योंकि वहाँ पर क्या है,
जीवन जीना क्या है, थोड़ा कठिन है, विषम परिस्थितियां, चाहे पहाड़ों में ले लो तो ज़्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे, मरुस्थल में ले लो ज़्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे, समुद्री क्षेत्रों के पास ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, हर तरीके की फैसिलिटी है, अच्छी भूमि है, समतल मैदान है, ये हमारे क्या है इंसानों के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का कारण क्या है, यहाँ पर कृषि के लिए अच्छी भूमि है, पीने के लिए यहाँ से नदियाँ बहती है, हर प्रकार से कोई भी देख लो, हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो लोग सबसे पहले कहाँ बसते हैं, नदियों के पास ही, ठीक है। और वहाँ का अगर क्षेत्र भी बढ़िया उपजाऊ हो तो सोने के साथ सुहागा हो जाए। तो जनसंख्या घनत्व का कारण यही है कि वहाँ पे यहाँ पर बहुत सी नदियाँ बहती है, उपजाऊ मैदान है, इसलिए भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमें उत्तरी मैदानी प्रदेश में देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसकी ढाल देखो, गंगा नदी कैसे, गंगा नदी कहाँ बहती है, गंगा नदी को देख लो आप, ढाल समझ में आ जाएगा। ये एक प्रकार से छोटा सा नक्शा बना लो अपने। तो गंगा नदी देखो, यहाँ गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, बाद में ऐसे चलते चलते बिहार, पश्चिम बंगाल, बाद में यहाँ बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये ढाल कहाँ है, ये देखो उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और यहाँ पर पूर्व। तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में बह रही है ना, तो ये ढाल, पानी अभी हम गिराए मान लो कहीं पे भी, तो जहाँ पे ढाल होगी वहीं पानी जाएगा। तो हमें इस नदी के बहाव से पता चलता है कि इन मैदानों की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, आपको अगले वीडियो के अंदर आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। अब उत्तरी मैदानी प्रदेश को भी दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जैसे हिमालय पर्वतमाला को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। 4 भाग कौन कौन से लिखो, ये अपने भारत है, भारत के अंदर यहाँ पे अपना राजस्थान पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान, तो यहाँ से तो अरावली पर्वतमाला है, यहाँ मरुस्थल हो गए, ये राजस्थान के अंदर पड़ेंगे। तो यहाँ क्या है, पूर्वी मैदान है ना, पूर्वी मैदानी प्रदेश है जहाँ पर बाणगंगा, बनास नदी, चंबल नदी बहती है। तो ये सबसे पहले हम इसको लेंगे, राजस्थान के मैदान। सेकंड भाग है हमारा, यहाँ से गंगा नदी वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ गंगा नदी बहती है तो गंगा के मैदान। सतलज के मैदान, यहाँ देखो, ये यहाँ से अपने सतलज नदी, ये यहाँ हरियाणा, पंजाब, हरियाणा नहीं, ये आपके हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इस क्षेत्र के अंदर हरियाणा वाला क्षेत्र भी उसकी क्षेत्र में ही आएगा आपके। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सतलज नदी है, इसलिए ये सतलज के मैदान। और अंतिम ब्रह्मपुत्र के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया दोस्तों, बताइए आप। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया, राजस्थान के मैदान, गंगा के मैदान, सतलज के मैदान, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, यहाँ तिब्बत से निकलकर यहाँ ऐसे चलते यहाँ असम के अंदर आएगी और बाद में यहाँ बांग्लादेश में मिल जाएगी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो मैदान है दोस्तों, तो इस मैदान को हम ब्रह्मपुत्र के मैदान कहेंगे, ठीक है। तो भी इन चारों मैदानों के बारे में हम बात करते हैं, क्या इन मैदानों की विशेषता है, तो आप लिख लीजिए राजस्थान के मैदान। तो देखो, राजस्थान के मैदान के अंदर तो ज़्यादा कोई बात करनी नहीं है, क्योंकि राजस्थान जीके में भी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यह राजस्थान के पूर्वी भाग में
स्थित है। यहाँ बाणगंगा, बनास, चंबल, नदियाँ बहती है। ठीक है, तो ये राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। ये बाणगंगा, बनास व चंबल यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। साथ में इनकी जो सहायक नदी है वो यहाँ पर बहती है। ठीक है, बाणगंगा का मैदान सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। ठीक है, राजस्थान के मैदान के बारे में हमें इतना ही ध्यान रखना है। आगे आप हेडिंग डालो, दूसरा भाग आप सतलज डाल लीजिए। सतलज के मैदान, गंगा के इसके बाद में कर लेंगे। सतलज के मैदान राजस्थान के पास वाले ऊपर सतलज के मैदान। तो सतलज के मैदान दोस्तों यहाँ लिखिए आप, यहाँ रावी, व्यास, सतलज नदियाँ बहती है। यह मैदान मुख्यतः हरियाणा व पंजाब में स्थित है। ये मैदान मुख्यतः दोस्तों पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 नदियाँ बहती है और इन नदियों के मध्य दोआब क्षेत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों दोआब क्षेत्र क्या आता है? दो नदियों के बीच वाला जो उपजाऊ मैदान होता है ना, मान लो ये आपके 2 नदी है, इन नदी के बीच में जो उपजाऊ मैदान जहाँ पर अच्छी फसल होती है उस बीच के मैदान को दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख लेना 2 नदियों के बीच में पाए जाने वाला उपजाऊ मैदान। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से दोआब है उनके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। दोआब के क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। किन किन नदियों के बीच में, कौन सी 2 नदियों के बीच में आपके बारी, कौन सी 2 नदियों के बीच में बिस्त दोआब क्षेत्र पाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, तो इस बात को आप ध्यान रख लेना। नक्शे के थ्रू हम समझते हैं। एक तो यहाँ पर रावी नदी है, ये रावी, व्यास, सतलज, रावी, यहां साइड में लिख लेते हैं। चलो, ये कौन सी नदी है? रावी, ये व्यास, सतलज, ये हो जाएगी घग्गर और ये हो जाएगी यमुना। रावी, व्यास, सतलज, घग्गर और ये यमुना। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दिया दोआब क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। दोआब लिख लेना, दोआब क्षेत्र 2 नदियों के बीच में पाए जाने वाले उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो रावी और व्यास के बीच में कौन सा दोआब क्षेत्र पाया जाता है? बारी। व्यास और सतलज के बीच में बिस्त। ठीक है, सतलज और घग्गर के बीच में पाए जाते हैं मालवा के मैदान।
सतलज और घग्गर के बाद में घग्गर और यमुना के बीच में हरियाणा भिवानी क्षेत्र। तो क्या है दोस्तों, रावी व्यास सतलज घग्गर यमुना, रावी व्यास सतलज, इस प्रकार से याद रखना, रावी व्यास सतलज घग्गर यमुना, बारी बिस्त मालवा के मैदान, हरियाणा भिवानी के मैदान। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, आपको ऐसे पूछ सकते हैं, बारी दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच में स्थित है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, रावी और व्यास के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है। तो वो उनकी मर्जी है, कैसे भी पूछे, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सतलज नदी वाले मैदान के अंदर ये दोआब मुख्यतः हैं। ठीक है, ये अपने सतलज का मैदान पूरा हो गया। ये अपने क्या, कौन सा मैदान, सतलज का मैदान। और यहां पर लिख लेना आप, यहां सर्वाधिक क्या है, उत्पादकता पाई जाती है। यहां सर्वाधिक, सतलज वाला मैदान चल रहा है, ध्यान रखना, यहां सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। उत्पादकता मतलब कम क्षेत्र के अंदर भी ज्यादा फसल होती है। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे आगे, गंगा का मैदान करें, वहां सर्वाधिक क्या पाई जाती है, उत्पादन, उत्पादक, वहां सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ उत्पादकता मतलब एक देखो, ये खेत है, इसके अंदर मान लो 100 कुंटल गेहूं हो गया। ठीक है, ये इतने से खेत के अंदर, और गंगा वाले क्षेत्र के अंदर क्या इतना बड़ा खेत होगा, वहां पर 100 कुंटल 100 केजी आपके क्या होगा, गेहूं होगा। तो मतलब कम क्षेत्र के अंदर ज्यादा फसल हो गई, तो यहाँ क्या उत्पादकता इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा है, लेकिन उत्पादन ज्यादा इस क्षेत्र के अंदर होता है। पूरे भारत का अगर हम मिलाएंगे तो ज्यादा उत्पादन यहाँ पर होगा, लेकिन उत्पादकता इस भूमि के अंदर थोड़े से क्षेत्र में अधिक फसलें हो जाती है। तो सर्वाधिक उत्पादकता तो आपके सतलज वाले में पाई जाती है। आगे वाला आप लगा लो गंगा। 3 नंबर क्या है, गंगा, गंगा के मैदान। यह मुख्यतः यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह मुख्यतः यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ बहती है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इन मैदानों को अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम बताया गया है। ठीक है ना, अलग अलग राज्यों के अंदर इनको अलग अलग नाम कहा गया है। तो गंगा का मैदान थोड़ा विस्तृत मैदान है। इन सभी मैदानों के अंदर सबसे बड़ा मैदान आपके गंगा नदी का मैदान ही है। राजस्थान वाला छोटा है, सतलज वाला भी छोटा है, ब्रह्मपुत्र वाला भी छोटा है, लेकिन ये गंगा वाला है ना, इन चारों उपभागों में से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये अपना यूपी है, यूपी के पश्चिमी भाग, यूपी के पश्चिमी भाग के अंदर इस गंगा नदी के मैदान को कहते हैं रोहिलखंड, रोहिलखंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यूपी में लखनऊ है, लखनऊ के पास इनको कहते हैं आपके अवध। लखनऊ के पास तो इसको कहते हैं अवध। बिहार में गंगा के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, मिथिला। क्या कहते हैं दोस्तों, मिथिला कहते हैं। और बिहार में गंगा के दक्षिणी भाग को
मगध कहते हैं, मगध। क्या कहते हैं? मगध कहते हैं। तो ये थोड़े नाम आप ध्यान रख लेना, ठीक है। उत्तरी मैदानी प्रदेश में, यूपी के पश्चिम भाग में तो इसको रोहिलखंड कहते हैं, लखनऊ के पास इसको अवध कहते हैं, बिहार में गंगा के ऊपरी भाग में मिथिला और दक्षिण में मगध कहते हैं, ठीक है। और भी थोड़े नाम है लेकिन अपने ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है। तो अभी लास्ट भाग कौन सा रहा? 3 भाग कर लिए हमने। लास्ट भाग कौन सा रहा है दोस्तों, बताओ? लास्ट भाग रहा है अपना ब्रह्मपुत्र वाला, ब्रह्मपुत्र के मैदान। यह मुख्यतः कौन से राज्य में है? यह मुख्यतः असम में स्थित है। ये मुख्यतः कहाँ है दोस्तों? असम के अंदर स्थित है। इसकी ढाल आप बताइए कहाँ होगी, बताओ? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र के मैदान ये मुख्यतः असम राज्य के अंदर स्थित है। इनकी ढाल ऐसे क्यों है बताओ? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, क्योंकि जब हम पूरे मैदानों की बात करते हैं ना तो ब्रह्मपुत्र आपके यहाँ से आती है और ये यहाँ से बहते असम में बहते बहते यहाँ नीचे अपने बांग्लादेश ऐसे बहती है। तो ये ढाल कौन सी है? देखो यहाँ ऊपर में उत्तर पूर्व पश्चिम अपने दक्षिण, तो ये कहाँ से आ रही है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो आपके क्या लिखा है हमने? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ढाल है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैदान किसकी खेती के? मुख्यतः चावल और पटसन की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों इस बात का आप ध्यान रख लेना। अभी आपको 2-3 दोआब क्षेत्र और है, उनका ध्यान रख लेना। ऊपर वाला मिटा देते हैं। सतलज के मैदान के अंदर तो हमने बारी बिस्त आपके मालवा का मैदान, हरियाणा का भिवानी वाला किया था। अभी आप यहाँ ध्यान रखना, एक तो ये कौन सी नदी है? ये आपके सिंधु नदी है, ठीक है। ये आपके कौन सी है? झेलम नदी है। ये आपके चिनाब है, ये आपके रावी है, ठीक है। नाम लिख लेते हैं वापस हम। ये बताओ कौन सी बताइए आपको? सिंधु। ये बताओ झेलम। ये कौन सी बताई? चिनाब, जिसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। ये कौन से दर्रे से गुजरती है? आपको बताया था बारालाचला दर्रा। कौन सा? हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश में क्या है? रोशीबा। उत्तराखंड में नीलिमा। सिक्किम में हमें क्या है? नाज है। जम्मू कश्मीर में क्या है? बीजेपी बीकानेर। जम्मू कश्मीर में क्या है? बीजेपी बीकानेर। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दीपा बॉय। बॉय को कहां भेज दिया? चीन भेज दिया। और दीपा खुद कहां चली गई? म्यांमार चली गई, ठीक है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब और यहां पर ये रावी, ये रावी हो गया। रावी, ये व्यास हो जाएगी आपके, व्यास। तो सिंधु और झेलम के बीच में दोस्तों जो दोआब क्षेत्र है उसको कहते हैं सिंधु दोआब। सिंधु दोआब, ठीक है। और बताओ झेलम और चिनाब के बीच वाले को क्या कहते हैं? कोई बताएगा? क्या कहेंगे? छाज। और चिनाब और रावी के बीच में रेचना। रावी और व्यास वाला बताओ आप। ये मेरे को पता है, आपको जरूर मालूम है। रावी और व्यास बताओ क्या होगा? रावी और व्यास के बीच के दोआब क्षेत्र क्या कहते हैं? बताओ। अभी तो बताया था बारी, ठीक है। अब ये नीचे रावी व्यास, यहाँ पर सतलज आ जाएगा। यहाँ रावी व्यास सतलज आ जाएगा, तो सतलज, व्यास और सतलज के बीच में बिस्त आ जाएगा। बाद में सतलज और घग्गर के बीच में नीचे आप बनाते लेना, जो अभी पीछे सतलज में वो नदियाँ आपके
आती रहेगी। व्यास के बाद में यहाँ पर सतलज, सतलज के बाद में कौन सी आ जाएगी, घग्गर, ठीक है, घग्गर के बाद में यहाँ यमुना। तो ये इस प्रकार से आपके मतलब जम्मू कश्मीर से शुरू होते हैं और लास्ट आपके हरियाणा तक ये थोड़े से दुआब है। इनका आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों, जरूर पूछते हैं इनका, आप ध्यान रखना। अब आप बताओ, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताओ कि हमने हिमालय के 3 भाग किए थे, जिसमें हम बात कर रहे थे मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय के अंदर हमने 3 भागों में बांटा था ना, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक था, नंगा पर्वत से नामचा बरवा। ये नंगा पर्वत कहाँ है और ये नामचा बरवा पर्वत किस राज्य के अंदर है, बताओ। मैंने आपको उस समय बताया और था, देखते हैं आप कितना पढ़ते हो, बताओ। आपके नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक आपके वृहद हिमालय था, तो नंगा पर्वत और नामचा बरवा कौन से राज्य के अंदर है। ये नंगा पर्वत कहाँ है, हम कैसे बात कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की बात कर रहे थे, तो जम्मू कश्मीर से शुरू होती थी ना वो श्रृंखला, तो ये जम्मू कश्मीर में ही होगा। और जहाँ पर खत्म होती है बताया था अरुणाचल में, तो ये अरुणाचल में होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपने दोस्तों उत्तरी मैदानी जो प्रदेश थे वो इतनी बात हमें करनी थी, उत्तरी मैदानी प्रदेश हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम दोस्तों शुरू करेंगे अपना भारत का सबसे प्राचीन भाग। आपको इस क्लास के अंदर बताया था भारत का सबसे नवीन भाग तो अपने उत्तरी मैदानी प्रदेश, और भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो अगली क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे दक्षिणी पठारी प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस उसी में से हैं। तो अगली वीडियो को आप बिल्कुल भी चूकना मत और उसको ढंग से याद कर लेना। तब तक आप इस क्लास में जो लिखा है उसको अच्छे से याद कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।